बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा फिर इंडिया को जुनून चढ़ा हुआ है जनाब। सारी इंडिया को मैं नहीं कहूँगा इंडियन अवाम को, मेजॉरिटी अवाम जो है इंडिया की जनाब वो सेंसिबल है और उनको समझ आती है कि उनके हुक्मरान जो है यानी कि मोदी जो है उस पर क्या खुमार चढ़ा हुआ है, क्या जुनून चढ़ा हुआ है। उसके अंदर जो इश्यूज हैं मोदी के खिलाफ जो वहाँ पे तहरीकें शुरू हुई हैं डिफरेंट स्टेट्स में आज़ादी की, वो उसको देख लें। उसके अलावा सड़कों पे जो कुछ हो रहा है आजकल, आई एम टॉकिंग अबाउट एंटी मुस्लिम लेजिस्लेशंस, वो देख लें। या मोदी के कुछ ऐसे इकदामात हैं जिससे जनाब उनकी इकॉनमी जो है इंडिया की दिन ब दिन बैठती जा रही है। उन सब चीज़ों को अगर मद्देनजर रखें तो इस वक्त मोदी इस चक्कर में है जनाब के लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसको जनाब किसी ना किसी तरीके से वहाँ पे कोई जंग शुरू कर दे, कोई लिमिटेड वॉर शुरू कर दे। लेकिन वॉर लिमिटेड नहीं रह सकती, एक दफ़ा शुरू हो जाए तो फिर उसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है और किसी के भी इख्तियार में नहीं होता कि वॉर ख़त्म की जाए। शुरू करने से रोका जा सकता है, इसको जनाब प्रिवेंट किया जा सकता है कि जनाब वॉर शुरू ना हो। लेकिन ये कहा जाए कि जनाब रुक जाएगी तो 4 दिन बाद रुक जाएगी तो 2 दिन बाद रुक जाएगी, नो, वो ऐसे होता नहीं है। फिर वंस द वॉर इज देयर, यू आर देयर एंड यू आर इनटू इट, फिर उसको ख़त्म करना किसी के इख्तियार में, किसी के हाथ में नहीं होता। और वो एक सिचुएशन है, जब आई बॉल टू आई बॉल सिचुएशन एक दफ़ा बनी थी इंडिया और पाकिस्तान की, जब दोनों फोर्सेस एक दूसरे के सामने आ गई थी, आमने सामने आके खड़ी हो गई थी, उस वक्त किसको नुकसान हुआ था? इंडिया हैड टू फेस द हीट बिकॉज इंडिया के अंदर जितनी मल्टा नेशनल कंपनीज हैं जिन्होंने वहां पे इन्वेस्ट किया हुआ है वो वहां से तितर बितर होना शुरू हो गई थी। उस वक्त तो हालात और थे, लेकिन अब जो हालात है, अब जो हालात ये है इंडिया के अंदर कि इंडिया के अंदर इन्वेस्टर जो है वो फूंक फूंक कर पाँव रख रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ मोदी, जस्ट बिकॉज द पीपल हु आर इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर। उनके जो डिसीजंस हैं वो इतने गड़बड़ है, इंडियन अवाम जो है वो खुद भी उनको बर्दाश्त नहीं कर सक रही और सड़कों पे जो निकले हुए हैं वो आपके सामने है जनाब। लाइन ऑफ कंट्रोल पे फेंसिंग खत्म कर दी है इंडिया ने। और जनाब अगर कहा जाए कि चविंडा सियालकोट सेक्टर, यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल फेंसिंग जो है तकरीबन खत्म कर दी हुई है। इसके अलावा इंडिया जो है चविंडा के मकाम से आर्मर अटैक पाकिस्तान पे करने का सोच रहा है। लेट मी पुट इट दिस वे, लाइन ऑफ कंट्रोल पर ही जनाब ब्राह्मस मिसाइल्स जो हैं इंडिया ने तायनात कर दिए हैं। जब इस किस्म की सिचुएशन होगी तो हमने तो जाना है यूनाइटेड नेशन में, हम यूनाइटेड नेशन में जा रहे हैं। एक शिमला मुआहदा है उसको भी देखने की जरूरत है। फ्रांस क्या कर रहा है वो भी हमें देखना पड़ेगा। उसके अलावा जनाब चाइना क्या कर रहा है और चाइना क्या चाहता है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, वो भी हमें देखना पड़ेगा और इंडिया को भी देखना पड़ेगा। बट द सिचुएशन इज कि हम पे अगर कोई चीज इंपोज की जाती है, हम पे अगर वॉर इंपोज की जाती है तो इस दफा क्या हमें फिर इंटरनेशनल प्रेशर्स जो माउंट हो जाते हैं पाकिस्तान पर उसी तरीके से उनको जनाब सस्टेन कर सकेंगे, या हमें एक दफा वंस फॉर ऑल हमें कोई इंडिया को लेसन देना चाहिए? इस पे मैं बात करना चाहूंगा। मेरे साथ मौजूद हैं गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, और चौधरी मोहम्मद सरवर साहब से मैं ज़रा खुल के बातें कर लूँ जी। हमारा जो जेस्चर है वो बड़ा पॉजिटिव है। हम अपने एंड पे यानी कि पाकिस्तान के एंड पे हम पॉजिटिव जस्टिस शो कर रहे हैं। हम करतारपुर खोल रहे हैं, हम यहाँ पे एटीज़ कर रहे हैं लोगों के लिए, मतलब सिख कम्यूनिटी के लिए, और जो सिख हमारे भाई हैं उनके लिए हम यहाँ पे एटीज़ कर रहे हैं सिचुएशंस को ताकि वो आ सके। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो कॉरिडोर्स ऑफ पावर में बैठे हुए हैं लोग इन इंडिया, they are thinking the other way. So how should we manage this thing? इस माइंडसेट के साथ हम डील कर सकते हैं, लेकिन एक एहसन तरीके से, एक अच्छे तरीके से, एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट होने की हैसियत से हम कैसे चलें? गवर्नर साहब, इंडिया इज ऑल सेट फॉर अनदर एडवेंचरिज्म। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जितनी भी फेंसिंग हुई थी ग्रेजुअली उसको रिमूव कर रहे हैं। विंडा हो गया, सियालकोट सेक्टर हो गया, इन पे तो वो रिमूव ऑलमोस्ट कर ही चुका है सारी फेंसिंग जी। और ये जो इंडिया को इशू हुआ है इस वक्त, जो उस पर खुमार चढ़ा हुआ है,
ऑब्वियसली उसने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की, उसके बाद जो खुबार चढ़ा हुआ है कि किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे कोई जंग शुरू की जाए, जंग मुसल्लत की जाए पाकिस्तान के ऊपर, उसमें चविंडा का मुकाम भी है। चविंडा पर वो आर्मर हमला कर सकता है, अटैक कर सकता है। देन ब्राह्मस जो मिसाइल्स हैं उसने इंस्टॉल कर दिए हुए हैं। नाउ विद ऑल दिस सिचुएशन, व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू? लास्ट टाइम व्हाट हैपेंड वाज कि हम लोगों ने इंटरनेशनल प्रेशर्स थे एंड वी एक्टेड सेंसिबली, और एज अ न्यूक्लियर स्टेट हमें सेंसिबली एक्ट करना भी चाहिए। लेकिन नाउ इट्स अ सिचुएशन, और वो किसी भी वक्त भी कोई खुदा ना खास्ता कोई इंटरनल इशू खड़ा हो जाता है इंडिया के अंदर, तो ही विल पुट ऑल द ब्लेम ऑन अस। So how should we manage all these things? Should we go for a war? Should we go for a limited war? How can we like manage this psyche? You know, Moody की psyche जो है वो तो एक हिटलर वाली psyche है. How should we manage him? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना साहब, एक बहुत अहम नुक्ता और अहम सवाल आपने उठाया है, और मैं इस बारे में सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि आपको मालूम है कि 5 अगस्त को इंडिया ने बग़ैर कश्मीरियों की मुशावरत के, बग़ैर जो इंडिया की सियासी जमातें हैं उनकी मुशावरत के, उन्होंने कश्मीर का स्टेटस जो था वो ओवरनाइट तब्दील कर दिया। उनका ख्याल था कि स्टेटस तब्दील करने के थोड़ी देर बाद कश्मीर में अमन व अमान की सूरत हाल जो है ठीक हो जाएगी और वो भारत में एक बहुत बड़ी अपने आप को वेक्टर जो है वो मनवाएगा। लेकिन हुआ ये कि कश्मीर सरापा एहतजाज बन गए, उनको वहाँ पर कर्फ्यू लगाना पड़ गया, और पूरी दुनिया के लोग इंडिया को कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मुबस्सर कहते हैं कि हम वहाँ जाके सूरत हाल का जायज़ा लेना चाहते हैं। यूरोपियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं कि हम वहाँ पर जाना चाहते हैं। अमेरिकन सेनेटर्स ने कहा कि हम वहाँ पर जाना चाहते हैं। लेकिन इंडिया ने किसी भी, ना ह्यूमन राइट्स की किसी ऑर्गेनाइजेशन को, ना यूरोपियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, किसी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव को इंडिया में दाखिल नहीं होने दिया। इसलिए कि वहाँ पर जो जेनोसाइड हो रहा है, वहाँ पर जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है, वहाँ पर जिस तरीके से लोगों का कत्लेआम हो रहा है, उसको छुपाने के लिए वो किसी सूरत भी इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को वहाँ इजाज़त नहीं दे सकता। तो उसकी वजह से उसके लिए बहुत से इश्यूज़ खड़े हुए हैं, और ये पहली दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तान ने कामयाब डिप्लोमेसी करके इंडिया का भयानक चेहरा जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रखा है, और इंडिया का इमेज जो है वो ख़राब हुआ है। उसके बाद दूसरी गलती उसने ये लेजिस्लेशन करके कर ली जो कि एंटी मुस्लिम है, डिस्क्रिमिनेटरी है, और उसके ख़िलाफ़ अब जो पूरा इंडिया है वो सारा इंडिया कश्मीर बन गया है। हर शहर में एहतजाज हो रहा है, हर शहर में जलसे और रैलियाँ इस बिल के ख़िलाफ़ निकाली जा रही हैं, और कंडेमनेशन जो है पूरी दुनिया से हो रहा है। अच्छा, होता यह है कि ये एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का बदकिस्मती से हिस्सा है कि जब दुनिया का कोई मुल्क भी हो, जब वो अपने अवाम से अंडर प्रेशर आ जाता है या अपने गलत फैसले कर लेता है, तो अपने अवाम की तवज्जो हटाने के लिए, इंडिया के अवाम की तवज्जो हटाने के लिए और बैनुल-अक़वामी बरादरी की तवज्जो हटाने के लिए उसके पास अब उसने जो ऑप्शन ली है वो ली है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे झगड़ा किया जाए, पाकिस्तान के साथ जंग की जाए, ताकि लोगों की जो तवज्जो है वो इंडिया के अंदरूनी हालात से और कश्मीर के बारे में हालात जो हैं उनको छुपाने के लिए पाकिस्तान से। अब पाकिस्तान को क्या करना है, ये बहुत अहम आपने जो है क्वेश्चन रेज किया है। सबसे पहले तो पाकिस्तान ने ये करना है कि पूरी दुनिया को बावर कराना है कि जो जंग है ये इंडिया करना चाहता है अपने अवाम की तवज्जो जो है उसको हटाने के लिए, और उसकी वजह से ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे फलां जगह पे इसने खिलाफ वर्जियाँ की हैं, नहत्ते लोगों पे गोले बरसा रहे हैं। और इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ कि जब उन्होंने कहा था कि हमने एक दहशतगर्द कैंप जो है उस पर हमला कर दिया है, और उसके बाद पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त डिप्लोमेटिक फ़ैसला किया कि हमने कहा कि जितने भी एम्बेसडर हैं
यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर हैं, इंटरनेशनल एम्बेसडर हैं, वो जिस जगह भी जाना चाहते हैं जाके देखें और अपनी आंखों से देखें कि इंडिया जो है वो दुनिया के सामने सफ़ेद झूठ बोल रहा है। तो हमें इंडिया को एक्सपोज करना है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, अब इंडिया टूट फूट का शिकार है। और मैंने जब 5 अगस्त को उन्होंने अपनी जो स्टेटस कश्मीर का चेंज किया था, तो मैंने उस दिन कहा था कि अब इंडिया का जवाल शुरू हो गया है। और अब आप देख लें कि कश्मीर की जो सूरत हाल थी वो पूरे इंडिया में फैल गई है। अब हमें इंतहाई एहतियात के साथ, बड़ी सूझबूझ के साथ, डिप्लोमेटिक तरीके से अपने डिसीजन करने हैं। एक तो हमने इंडिया को दुनिया में एक्सपोज करना है, और दूसरा हम पर यह भी ज़रूरी है कि हमारी कौम जो है इनको हमने इकट्ठा करना है और अदारों को एक पेज पे लेके आना है। और अगर यूनिटी अब पाकिस्तान में होगी, अब इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं वो भी बेहतर हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अपना जो वर्ल्ड बैंक है या IMF है, उन्होंने बड़े वाज़ेह तरीके से कहा है कि पाकिस्तान की इकानमी जो है, पाकिस्तान की मईशत जो है बेहतरी की तरफ जा रही है। स्टॉक मार्केट जो है वो भी 40,000 से ऊपर चली गई है। तो हमारा सबसे बड़ा इस वक्त जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो अपनी मईशत को मजबूत करने की होनी चाहिए, ताकि जब आप माशी तौर पर मजबूत होंगे तो फिर आप इंडिपेंडेंट आज़ाद फैसले करेंगे। और इंशाअल्लाह कश्मीर के इशू पे भी और इंडिया में जो कुछ हुआ है, मैं समझता हूँ कि इंडिया की बहुत बड़ी नाकामी है, बहुत बड़ी फेलियर है। और इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का वक़ार जो है उसमें इजाफा हुआ है और इंडिया के बारे में लोगों में तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। और ख़ासकर जो प्राइम मिनिस्टर का ये करतारपुर कॉरिडोर खोलने का फ़ैसला था, उसने न सिर्फ दुनिया में सिख कम्युनिटी खुश हुई है, बल्कि बैनुल अक़वामी बरादरी जो है उन्होंने भी इस फैसले को सराहा है। और वे समझते हैं कि हम माइनॉरिटीज़ के साथ वो अब कंपैरिजन कर रहे हैं कि हमारा पाकिस्तान का माइनॉरिटीज़ के साथ क्या सलूक है और इंडिया का माइनॉरिटीज़ के साथ क्या सलूक है। तो उससे वाज़ेह हमें बरतरी जो है अब दुनिया में हासिल हो चुकी है। अगर किसी ऐसी नहज तक हमें पहुंचाया, इंडिया ने हमारे लिए कोई ऑप्शंस ना छोड़ी, तो हम उनको डेफिनेटली सरप्राइजेस देंगे। शिमला मुआहदा जो है उस पे हमें क्या करना चाहिए? गवर्नर साहब, हमारे जस्टिस तो बहुत अच्छे हैं एंड वी आर गिविंग वेरी पॉजिटिव साइंस और बड़े पॉजिटिव सिग्नल्स हम कन्वे कर रहे हैं पूरी दुनिया को। लेकिन ये जो पर्टिकुलर इशू क्रॉप अप होने जा रहा है विच इज़ ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल, और बड़े एग्रेसिव तरीके से इंडिया वहाँ पे, जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि ब्राह्मस मिज़ाइल जो है, एयर टू एयर मिज़ाइल भी है, सरफेस टू सरफेस मिज़ाइल भी है, और इसकी रेंज भी अच्छी खासी है, 100-150 मील की है। आई एम 200% श्योर अबाउट दिस थिंग कि वी विल गिव इंडिया अ सरप्राइज। अगर किसी ऐसी नहज तक हमें पहुंचाया, इंडिया ने हमारे लिए कोई ऑप्शंस ना छोड़ी, तो हम उनको डेफिनेटली सरप्राइजेस देंगे, मुझे इस पे कोई डाउट नहीं है। बट माय क्वेश्चन इज कि आप स्ट्रेस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की तरफ। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हमने एग्जॉस्ट की, हम एग्जॉस्ट करते रहे, ठीक है जी, दैट इज आवर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। डेफिनेटली हमें उसको एग्जॉस्ट करना है। नाउ उसका कोई एज सच इंडिया के ऊपर, इंडिया की जो इस वक्त रूलिंग एलीट है उसके ऊपर एज सच कोई इतना असर नहीं पड़ा। जरूर पड़ा, लेकिन इतना नहीं पड़ रहे थे। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। नाउ चाइना खुद लाइन ऑफ कंट्रोल में जो है उसको डेफिनेटली उसका भी इंटरेस्ट है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, चाइना नंबर 1। नंबर 2, शिमला मुआहदा जो है उस पे हमें क्या करना चाहिए? हाउ शुड वी गो अबाउट द शिमला एग्रीमेंट? जी, आपने राना साहब शिमला एग्रीमेंट की बात की है। असल बात यह है कि कश्मीर पे यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस मौजूद हैं और उन करारदादों को इंडिया की हुकूमत ने खुद तस्लीम किया था, और वो करारदादें जो हैं बिल्कुल वाज़ेह हैं कि कश्मीर के लोग फैसला करेंगे कि उन्होंने रेफरेंडम होगा और प्लेबिसेट होगा, और उसमें वो फैसला करेंगे कि उन्होंने इंडिया के साथ जाना है या उन्होंने पाकिस्तान के साथ शामिल होना। अब इतने सालों से
वो बेचारे बर्बरियत का शिकार हैं, उनके राइट्स उनसे ले लिए गए हैं और उनका हक जो अक़वाम मुत्तहिदा ने उनसे वादा किया था वो पूरा नहीं किया है। तो हमें मेरे ख्याल में यूनाइटेड नेशंस को भी और बैनुल अक़वामी बरादरी को भी पुरजोर तरीके से लॉबी करना होगा कि अगर कन्फ्लिक्ट जो है इंडिया और पाकिस्तान का, उसका हल सिर्फ एक ही है कि कश्मीर का फैसला कश्मीरियों की सोच के मुताबिक, उनकी राय के मुताबिक जो है वो हल किया जाए। और सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, लेकिन जो रेजोल्यूशंस हैं वो कब से पास हुई हैं, कितने डेकेड गुजर चुके हैं, यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन मौजूद है, उस पर ना तो इंडिया ने अमल दरामद किया ना किसी और ने उसको पुश किया कि वो अमल दरामद करें उन रेजोल्यूशंस पर। अल्टीमेटली आफ्टर लाइक डेकेड्स एंड डेकेड्स उन्होंने, इंडिया ने एक अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके सारी चीज़ों को साइड लाइन कर दिया। Now, once again you want to go for the diplomatic efforts, once again you want to go to the United Nations, why? राणा साहब, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं आपसे कि देखें, बात यह है कि मैं ये समझता हूं कि कश्मीर का इशू जो है उसका स्टेटस चेंज करने से कश्मीर का मसला दुनिया में हाईलाइट हुआ है। पूरी दुनिया तक कश्मीरियों की आवाज़ जो है, उन पे जुल्म की जो कहानियां हैं वो पूरी दुनिया तक पहुंची हैं। और मैं आपको अपने 40 साल तजर्बे की बुनियाद पे ये बात कह सकता हूं कि जो कौमें भी इंतहा पसंदी की तरफ चली जाती हैं, इनटॉलरेंस की तरफ चली जाती हैं, उनका जवाल शुरू हो जाता है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बहुत से इंडियन कम्युनिटी के लोग जो हैं मेरे वाकिफ हैं और वो वरीड है अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया। वो समझते हैं कि नरेंद्र मोदी ने इंडिया को नुकसान पहुंचाया है, इंडिया को जवाल की तरफ गामजन कर दिया है। और मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूं कि बहुत सी बिजनेस कम्युनिटी के लोग, मेरा उनसे इंटरेक्शन है बरतानिया में भी, दुबई में भी, यूरोप में भी, वो कहते हैं कि बिजनेसेस वहां बहुत नुकसान हो रहा है, वहां की मईशत जो है वो बुरी तरह पीछे की तरफ जा रही है। और ये सारे फैसले जो नरेंद्र मोदी के हैं, चाहे वो कानून साजी का फैसला है, चाहे वो कश्मीर का स्टेटस बदलने का फैसला है, उन फैसलों से आप देखेंगे कि इस इंतहा पसंदी से इन द लॉन्ग रन इंडिया को नुकसान होगा। पाकिस्तान को सिर्फ ये करना है कि हमने अपनी मईशत पर तवज्जो करनी है, अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है उसको बेहतरीन तरीके से शेप करना है, इसलिए कि पाकिस्तान के भी बहुत से चैलेंजिंग हैं। हम में भी अपनी जो सफ़ों में इत्तेहाद जो है, चाहे वो सियासी जमातें हैं, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो आर्मी है, तमाम अदारे जो हैं उनमें आपस में किसी किस्म का टकराव उनमें हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमें अब देखना यह है कि हम एक बहुत बड़े दुश्मन के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और इन हालात में हमारी सफ़ों में इत्तेहाद होना जो है वो हमारे मुल्क के मुस्तकबिल के लिए नहायत अहम है। ओके, अभी लोग जो है थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से वो ट्रीट कर रहा है पाकिस्तान को इंडिया, देयर इज़ अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन अमंग्स द मासेस, और वो चाहते ही है जनाब कि किसी ना किसी तरीके से इसको हल किया जाए इस मसले को, क्योंकि बार बार ये एग्रेशन जो शो करने की कोशिश करता है इंडिया, एडवेंचरिज्म शो करने की कोशिश करता है इंडिया, वन फॉर ऑल उसको कोई ना कोई लेसन दे दिया जाए तो उसको इंडिया शुड बी गिवन अ प्रॉपर लेसन वंस फॉर ऑल, ताकि उसको समझ आ जाए कि जनाब ही शुड नॉट टेक अस लाइटली एंड फॉर ग्रांटेड ऑल द टाइम। मैं बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूं और मेरा ख्याल है कि हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी भी जानती है और इंडिया भी जानता है कि अगर उन्होंने जारहियत की तो फिर पाकिस्तान जो है खामोशी से बैठा नहीं रहेगा, पाकिस्तान भी उसके जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगा और उसके फिर जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसका जिम्मेदार इंडिया होगा, पाकिस्तान नहीं होगा। इसीलिए हम बार बार इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी कहते हैं कि इंडिया को ये जो इक़दामात कर रहा है इंडिया में या पाकिस्तान के साथ जो जारहियत करना चाहता है उसको रोका जाए, वगरना कॉन्सिक्वेंसेस जो भी होंगे पाकिस्तान ने तो अपना दिफा करना है, पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत से इंडिया की जारहियत का जवाब देना है। और मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि जो जवाब हमने देना है वो हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को पिछली दफा भी बड़े सटल तरीके से बता दिया था।
और बता दिया था कि क्या इसके कंसिक्वेंसेस होंगे। और मेरा ख्याल है इसीलिए जंग जो है वो पिछली दफ़ा भी टल गई थी। तो अब भी इंडिया को मालूम है कि हमारे पास से किस किस्म का रिस्पॉन्स उनके पास आएगा। ओके, चले, फेयर इनफ। थोड़ा सा आगे चलना चाहूँगा। एक इंटरनल इशू और है जिसपे पूरी दुनिया अफेक्ट हो रही है, जो एंटी मुस्लिम लेजिस्लेशन शुरू हुई है इंडिया के अंदर। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस वन, गवर्नर साहब? जी, मैं समझता हूं कि वो जो लेजिस्लेशन एंटी मुस्लिम जो है वहां पर हुई है, उसके खिलाफ तमाम माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी जो है इंडिया की और तमाम सियासी जमातें जो हैं वो उठ खड़ी हुई है और उनसे मुतालबा किया जा रहा है बैनुल-अक़वामी बरादरी की तरफ से भी कि इस लेजिस्लेशन जो है इसको ख़त्म किया जाए। और ये लेजिस्लेशन जो है इस किस्म का डिस्क्रिमिनेटरी इलेक्शन जो है, जो कि एक कम्युनिटी को एक्सक्लूड करे, किसी सूरत में भी काबिल कबूल जो है वो नहीं हो सकता है। और आप सबको मालूम है कि नरेंद्र मोदी साहब जब गुजरात के वजीर आला बने थे तो उन्होंने उस वक्त भी मुसलमानों का वहां पर कत्लेआम किया था। अब कश्मीर में कर रहा है, आज पूरे सूबे में कर रहा है। तो मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी ने अपनी जो वहां पर उसकी पॉपुलैरिटी है उसको भी नुकसान पहुंचाया है, और जिस तरीके से वो अपना इंटरनेशनल लीडर बनना चाहता था वो भी इस वजह से उसको बहुत बड़ा, उसकी पर्सनैलिटी को, उसकी ज़ात को इन फैसलों से बहुत बड़ा धचका लगा है। बहुत से लोग हैं जिनको वेस्टेड इंटरेस्ट होता है ट्रेड का, तजारत का, उसकी वजह से शायद इतनी सख्ती के साथ उसको वो कंडेम नहीं कर रहे जितना करना है चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक हफ्ते के लिए यूरोप और ममालिक में गया था GSP प्लस के की लॉबी करने के लिए। तो मैं वहां पर सरप्राइज था कि कोई एक भी मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट नहीं है जो वो कश्मीर में कर रहा है जिससे वो नाराज ना हो। तमाम लोग जो थे वो कह रहे थे कि व्हाट इंडिया इज डूइंग इन कश्मीर इट इज आउटरेजस। और मैं समझता हूं कि ये जो एंटी मुस्लिम लेजिस्लेशन इसने पास किया है उससे भी पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी की बदनामी हुई है और उसकी साख को, इंडिया की साख को नुकसान पहुंचा है। गवर्नर साहब, GSP प्लस के लिए आपने एफर्ट्स की है। वुड यू लाइक टू शेयर अ फ्यू मूव्स व्हिच यू मेड ओवर देयर, और उसके आने वाले दिनों में क्या उसके असरात होंगे पाकिस्तान पर? जी, आपको मालूम होगा कि GSP प्लस जो है हमें 2013 और 14 में मिला था। तो उस वक़्त हमारे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि बहुत सी ताकतें जो हैं, ख़ासकर इंडिया जो है, हमारे ख़िलाफ़ बहुत सख्त लॉबी कर रहा था। लेकिन अल्लाह के फजल करम से आपको मालूम है, चूँकि मैं बरतानिया में मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट रहा, बहुत से मेंबर ऑफ़ यूरोपियन पार्लियामेंट को मैं जानता था, और उसके अलावा जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है यूनाइटेड किंगडम में, और हमारे लोग हर पार्टी में मौजूद हैं। और अब भी आपको मालूम है कि अल्लाह के फजल करम से हमारे 15 मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट जो हैं वो बरतानिया का जो इलेक्शन हुआ है उसमें कामयाब हुए हैं। 10 मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट लेबर से कामयाब हुए हैं और 5 मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट जो हैं कंजर्वेटिव पार्टी से कामयाब हुए हैं। तो उसकी वजह से जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी यूनाइटेड किंगडम की, उन सबको हमने एक प्लेटफॉर्म इकट्ठा किया, और वो तमाम यूरोपियन मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट जो कि बरतानिया से जिनका ताल्लुक था वो हमारे, न सिर्फ उन्होंने हमें वोट दिया बल्कि 2013-14 में वो हमारे सपोर्टर भी बन गए। और वहाँ पर भी मैंने तकरीबन उस वक़्त 4 दफ़ा मैं यूरोपियन पार्लियामेंट में गया था। वहाँ मेंबर्स ऑफ़ यूरोपियन पार्लियामेंट इंटा कमेटी से मेंबर मिले, और अल्लाह ने मेहरबानी की, हमें GSP प्लस मिल गया। और उस GSP प्लस की वजह से पाकिस्तान को पिछले 5-6 सालों में तकरीबन 14-15 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट में बेनिफिट हुआ है। हमारी एक्सपोर्ट जो है यूरो जोन में 52% हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है। और अब चूंकि रिन्यूअल अगले महीने आ रही है, और आपको मालूम है कि बरतानिया जो है अब यूरोप से अलहदा भी हो जाएगा, जिसकी वजह से यकीनी तौर पर हमारी जितनी वहाँ उसमें भी कमी आएगी। तो इसीलिए मैं एक हफ्ते के लिए यूरोप में गया था, और वहाँ पर तकरीबन 36 जो मेंबर ऑफ़ यूरोपियन पार्लियामेंट हैं उनसे मुलाकात हुई, ह्यूमन राइट्स की जो हेड हैं यूरोप की उनसे मुलाकात हुई,
फॉरेन अफेयर्स के जो हेड हैं उनसे मुलाकात हुई, यूरोपियन पार्लियामेंट के वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई, इंटा कमेटी जिन्होंने फैसला करना है उनके मेंबरान से मुलाकात हुई। तो जो उनको रिजर्वेशंस थी, जो इश्यूज थे, उनको हमने दूर करने की कोशिश की है। इसलिए कि जब हमें GSP प्लस मिला था तो उसके साथ उन्होंने हमें 27 कन्वेंशंस की शर्त लगाई थी कि हम उन पर इम्प्लीमेंट करेंगे। उनमें ह्यूमन राइट्स के इशू हैं, उनमें अपने जो है लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है इनके इश्यूज हैं। तो ये सारे इश्यूज जो है, प्रेस जो फ्रीडम है, ये इश्यूज हैं। तो इंशाल्लाह हमने कोशिश की है उनको मुतमिन करने की, आइंदा भी उनको मुतमिन करेंगे। अगले महीने के तीसरे हफ्ते कमीशन जो है रिपोर्ट देगा और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि अब GSP प्लस में हमें रिन्यूअल जो है 3 साल के लिए अगले महीने हो जाएगी। पंजाब में अगर कल लोकल बॉडीज इलेक्शन होते हैं तो डू यू थिंक कि उसमें कोई कामयाबी मिल सकेगी PTI को? आपकी हुकूमत की एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी जरूर मौजूद है, लेकिन ये कहा जाए कि थाने कचहरी में रिश्वत खत्म हो गई है या कम हो गई है तो ये गलत होगा। मैंने गवर्नर साहब, थोड़ा सा लोकल साइड पे आना चाहूंगा, डोमेस्टिक इश्यूज की तरफ आना चाहूंगा। पंजाब में अगर कल लोकल बॉडीज इलेक्शन होते हैं तो डू यू थिंक कि उसमें कोई कामयाबी मिल सकेगी PTI को? क्योंकि इस वक्त सिचुएशन जो है आपके सामने है। देखें, आपके इत्तेहादी जो बैठे हुए हैं पंजाब में, वो उनको जरा जहन में जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब अकॉर्डिंग टू माई इन्फो प्राइम मिनिस्टर साहब को कहते हैं जी कि बार बार जो एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होती है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए चेंज की जाती है, ये करनी पड़ती है कि इत्तेहादी जो है वो कहते हैं, उनको पुश करते हैं आके चीफ मिनिस्टर साहब को कि जनाब ये एडमिनिस्ट्रेशन चेंज करें, अगर नहीं चेंज करेंगे तो ऐसे हो जाएगा या वैसे हो जाएगा। सो एक तो वो जहन में रख लीजिए। दूसरा ये रखिएगा जहन में कि अगर 6 months to 1 year डाउन द लेन अगर आपको लोकल बॉडीज इलेक्शन की तरफ जाना पड़ता है तो कैन यू गाइज मेक इट? कैन द PTI मेक इट जी? या इवन आज़ाद उम्मीदवार भी खड़े होते हैं तो उनपे आप लोग जिन लोगों के पीछे खड़े होंगे या जिन लोगों को पुश करेंगे, कैन दे मेक इट जी? पंजाब की सिचुएशन, सिर्फ पंजाब तक की हद तक बात करना। दो बहुत ही अहम सवाल जो कि डिबेटेबल हैं वो उठाए हैं और मैं समझता हूं कि यही अगले साल का जो क्रंच है इश्यूज़ का, ये दोनों इश्यूज़ होंगे। देखें, जब हम बरसरे इक़्तिदार आए थे तो उससे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की विज़न थी कि हम अदारे जो हैं उनको बाइख्तियार बनाना चाहते हैं और अदारों को गैर सियासी बनाना चाहते हैं। और आपको मालूम है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो हमारी 5 साल रही है उसमें हमने पुलिस में रिफॉर्म्स लाए, हमने अदारों को वहाँ पर जो है पॉलिटिसाइज नहीं होने दिया और अदारों को एम्पावर किया, जिसके रिज़ल्ट जो है लोकल गवर्नमेंट को हमने वहाँ पर मजबूत किया, जिसकी वजह से हमें 2/3 मेजॉरिटी जो है KP में आई। तो यही चीज़ जो है प्राइम मिनिस्टर साहब डिटरमिन है कि यहाँ भी हम अदारे जो हैं उनको गैर सियासी बनाना चाहते हैं, अदारों को एम्पावर बनाना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी सवाल है, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं या हमारे मिनिस्टर्स हैं, चाहे हमारे कोलिशन पार्टनर्स हैं, वो ये भी चाहते हैं कि ये लोग जो हैं बड़े वोट लेके आए हैं, किसी ने 1 लाख वोट लिया है, किसी ने 50,000 वोट लिया है, और फिर उन पे अपने हल्का के लोगों का एक दबाव होता है, वो डेवलपमेंट के काम चाहते हैं, वो अपने थाना कचहरी के जो मसले हैं उनको हल करवाना चाहते हैं। तो ये हमें एक बैलेंस जो है वो स्ट्राइक करना पड़ेगा। और मैं हमेशा अपने जो भी हमारे MPs हैं, MNAs हैं, मैं तो हमेशा उनसे ये कहता हूँ कि आप ये ना कहें कि फ़लाँ अफसर को फ़लाँ जगह लगा दो। अगर आपके हलके में आपका अफसर काम ठीक नहीं कर रहा, लोगों के साथ सलूक उसका ठीक नहीं है, या रिश्वत ले रहा है, या उसमें और कोई ख़राबी है, तो आप आएँ, हमें कहें, आप अदारों के पास जाएं कि भाई हमें एक अच्छा अफसर, ईमानदार अफसर दे दो जो वहाँ पर रूल ऑफ लॉ और इंसाफ के तकाजे पूरे करे। गवर्नर साहब, ये आप वो बातें करें जो बड़ी आइडियल बातें हैं, बट आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हमारी सियासत जो है वो थाने कचहरी से आगे नहीं चलती है, आज भी नहीं चलती है। ठीक है, देयर सम चेंजेस कमिंग अप, बट वो बड़ी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ हैं।
उसमें वक्त लगेगा। अभी भी थाना कचहरी के बगैर नहीं चलता काम। अभी भी आपके एमपीए हो, एमएनए हो या किसी भी जमात के हो, वो थाने कचहरी के बगैर नहीं चल सकते। वहां पे उनके अपने बंदे नहीं होंगे तो वो काम नहीं कर सकते। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, देखिए बात यह है कि हमने खैबर पख्तूनख्वा में एक्सपेरिमेंट किया, वहाँ पे लोगों के मसले हल हुए, इसीलिए लोगों ने हमें वोट दिया। तो थाने कचहरी के मसले हल उस वक्त होंगे जब हम थाना कचहरी में जो रिश्वत चलती है या जो तहसीलदार जो करता है, जो थानेदार करता है, अगर हम उसको कंट्रोल कर लेंगे, लोगों के काम देखें। जो हमारे एमएनए एमपी हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये भी जब जाते हैं पुलिस के पास तो ये कभी नहीं कहते कि किसी नहीं हो रहा। देखें, रिश्वत नहीं कंट्रोल हो पा रही। मैं आपसे गुजारिश की कि आपकी हुकूमत की एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी जरूर मौजूद है, लेकिन ये कहा जाए कि थाने कचहरी में रिश्वत खत्म हो गई है या कम हो गई है तो ये गलत होगा। मैंने राना साहब ये नहीं कहा। आपको मालूम है कि मैं कभी ऐसी बात नहीं करता जिसको दुनिया कहे कि साफ पता चले कि ये बंदा बात जो कर रहा है ये इसमें हकीकत नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि रिश्वत खत्म हो गई है तो मेरा नहीं ख्याल हम ये नहीं हुई है, और इसके लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी की जरूरत है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन कहना मैं ये चाहता हूं कि अगर जी बिल्कुल बात ठीक है कि आपकी एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी होती है, एक मीडियम टर्म स्ट्रेटजी होती है, एक लॉन्ग टर्म। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इस मुल्क का मुस्तकबिल जो है वो इंडिपेंडेंट अदारों में है, डीपोलिटिसाइज अदारों को करने में है, अदारों को एम्पावर करने में है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी जो पहले ही बहुत मैं तो समझता हूं कि पावरफुल है सियासतदानों से, उनको इतना पावरफुल कर दे कि वो हर गलत जायज नाजायज काम जो है वो कहें कर लें, लेकिन पॉलिटिशियंस के कहने पे ना करें। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें रूल ऑफ लॉ लेके आना है। हम चाहते हैं, हम जब मैं जाता हूं डिविजन्स में, डिस्ट्रिक्ट में, तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन को एक ही बात कहता हूं कि भाई इन लोगों को लोगों ने इलेक्ट किया है, इनके जायज काम होने चाहिए, इनको आपको इज्जत देनी चाहिए। ये इलेक्टेड लोग हैं, इलेक्टेड लोगों की पूरी दुनिया में इज्जत की जाती है। गवर्नर साहब देखें, ब्यूरोक्रेसी को हैंडल करने का एक तरीका है जो मेरी ख्याल में पिछले 14-15 माह से वो तरीका अडॉप्ट नहीं किया गया। ब्यूरोक्रेसी को अगर आप थोड़ा सा एट ईज करते, थोड़ा सा उनको ज़रा थोड़ा सा फ्री हैंड देते, थोड़ा सा उनको पैम्पर कर देते और वो थोड़ा सा पैट कर देते उनकी बैक पे, तो आई थिंक द सिचुएशन वुड हैव बीन टोटली डिफरेंट। आपकी एडवाइस पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अमल कर लिया है। हमने, आप तो कहते हैं थोड़ा सा, हमने उस थोड़े से भी ज्यादा इनको एम्पावर कर दिया है। आपकी राय मान ली गई, लेकिन काम फिर भी नहीं चल रहे ना सर जी। नहीं काम अब देखें, अभी यार टाइम तो दो ना, अभी तो चंद नहीं टाइम है। मैं पुश नहीं कर रहा आपको कि फौरी तौर पे सब कुछ होना चाहिए। आई एम अ पर्सन जो बिल्कुल इस चीज पे बिलीव करता है कि आराम से काम होते हैं, ओवरनाइट। अच्छा, दूसरी बात आपने ये की थी कि जो है लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन। देखें, जो भी दुनिया में, एक मैं आपको बता दूं, आप तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स बात कर रहे हैं, मैं दुनिया की पॉलिटिक्स ही आप बात करता हूं कि जिन हुकूमतों ने भी कामयाबी की है या सेकंड इलेक्शन जीता है, वो पहले 2 साल बड़े अनपॉपुलर डिफिकल्ट डिसीजन करते हैं जो पेनफुल होते हैं, और फिर तीसरे साल चौथे साल लोगों को रिलीफ देना शुरू कर दिया जाता है। तो इसलिए हम चाहते तो हम ये मुश्किल फैसले एडहॉक बेसिस पे लेट कर सकते थे, लेकिन ये ना हमारे मुल्क के इंटरेस्ट में थे, ना हमारी आवाम के इंटरेस्ट में थे, इसलिए मुश्किल फैसले शुरू हो गए। लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह, मुझे यकीन है कि आप देखेंगे कि अगले साल से लोगों को जो हमने मुश्किल फैसले किए थे लेकिन राइट डिसीजन किए थे, उसके समराज जो हैं अगले साल से लोगों को पहुंचने शुरू हो जाएंगे। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह लोकल गवर्नमेंट के जब इलेक्शन आएंगे तो उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर तरीके से शिरकत करेगी। और इसलिए भी कि हम तो लोकल गवर्नमेंट पे यकीन रखते हैं। हम जिस किस्म का सिस्टम लेके आ रहे हैं, हम तो कहते हैं कि 30% डेवलपमेंट बजट जो है वो लोकल नुमाइंदे जो हैं वो अपनी प्रायोरिटीज़ के साथ जो है खर्च करें। हम उनको रिसोर्सेज भी देंगे, हम उनको एम्पावर भी करेंगे इंशाल्लाह इन अदारों को। गवर्नर साहब, एक चीज़ समझा दें मुझे, नून लीग के दौर में भी आप गवर्नर रहे,
फिर आपने गवर्नरी छोड़ दी, आप पीटीआई को ज्वाइन कर लिया आपने। अभी भी ताल्लुकात अच्छे हैं नून लीग से आपके? मेरे देखिए, मैं आपको बताऊं कि अब ये जो ना एक गॉसिप रूमर ये काम चलते रहते हैं। गॉसिप, नो र्यूमर। देखें, मेरे ताल्लुकात, अगर मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के आया हूं, प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, और उनके मालिकान के साथ या उन लोगों के साथ मेरे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, मेरे हैं। मैं इस चीज को, मैं, आप भी एक पुरानी पार्टी छोड़ के आए, अगर उनके साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे, नथिंग रॉन्ग विद इट। राना साहब, मेरे तलकात पाकिस्तान के तमाम, अच्छा असल इशू ये है कि बहुत से लोग इस बात को जो है सम टाइम फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। देखिए, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी बरतानिया में गुजारी है। ये जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं तमाम, इवन खान अब्दुल गनी खान साहब जी, जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल लोग उनके बारे में थे, लेकिन उस वक्त पंजाब के लोग थे ग्लासगो में, वहाँ पर मैंने उनके एजाज़ में भी एक बहुत बड़ा जलसा किया था और लोगों को कहा कि भाई हमारे मुल्क के पॉलिटिशियंस आए हैं, इनकी बात सुने, आप ऐसे ना करें कि हर एक को जिसको जी चाहे गद्दार कह दिया, उसको मिलना है उसको नहीं मिलना है। तो मेरे तलकात तो हर पॉलिटिकल, बेनजीर भुट्टो साहबा जब एग्जाइल में थी तो उसके साथ मैंने बड़ी कंपेन की ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़, वो उनसे, मेरे पीपल्स पार्टी के जितने भी लोग हैं उनके मेरे पास आना जाना था, लंदन में उनके साथ था, फिर नून के लीडर्स हैं इनके साथ था, पीटीआई के लोगों के साथ था। तो वो अब जो ताल्लुक है उसको फिर कई दफ़ा जो है उसमें तलखी पैदा करनी जो है वो अच्छी बात नहीं होती, लेकिन असूलों की सियासत हम करते हैं। असूल की बात जो है हमेशा डंके की चोट कहते हैं। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, इस मुल्क के अदारों को मजबूत होना चाहिए, इस मुल्क से हमें गुर्बत का खात्मा करना चाहिए, इस मुल्क से बेरोज़गारी ख़त्म करनी चाहिए। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो तजर्बा मैंने बरतानिया की पॉलिटिक्स में रह के 40 साल 37 साल सीखा है और उस तजर्बे से मैं अपने मुल्क के लोगों की खिदमत कर सकूँ, अपने मुल्क के लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकूँ, तो यही मेरा जो है मकसद है। वरना लोग तो ये कहते हैं कि मैं जी नेशनलिटी छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन राना मुबश्शिर साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ग्रांड चिल्ड्रन को छोड़ के इधर लाहौर में आना, पाकिस्तान में रहना, अपना कारोबार छोड़ के, ये कोई इतना आसान काम नहीं है। लेकिन मकसद ये है कि पाकिस्तान के लोगों से मोहब्बत करता हूँ, पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ, और हम चाहते हैं कि इस मुल्क के लिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं हम कर दें, क्योंकि इस मुल्क की वजह से ही जो कुछ है हम हैं। गवर्नर साहब, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन माय शो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू राना साहब। आज के लिए सिर्फ इतना ही थी। कल 8 बजे फिर हाजिर हूंगा। टिल देन राना मुबश्शिर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।